हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और 91.2 एफएम पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी, ये हमारा खास प्रोग्राम है मुलाकात। और मुलाकात में आज हमसे बात करने के लिए हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में प्रोफेसर राजकुमार सिंह। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। प्रोफेसर राजकुमार सिंह लंबे अरसे से लखनऊ विश्वविद्यालय जो हमारा है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक तरह से, सोशल वर्क के प्रोफेसर वहां पर हैं। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही की है और उसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही वो प्रोफेसर हैं और सोशल वर्क में वो पूरे उत्तर भारत के एक जाने माने शिक्षक हैं। उनके पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं आज देश भर में या अलग अलग जगहों पर रह के सामाजिक कार्यों में जुटे हुए हैं। कई यूनिवर्सिटीज में टीचर्स हैं। प्रोफेसर सिंह, मैं सबसे पहले आपसे जो बात करना चाहता हूं कि सोशल वर्क, क्योंकि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अगर सोशल वर्क या समाज कार्य जो है उसको अगर हमें डिफाइन करना हो ब्रीफली, कैसे आप करेंगे जो हमारे लेमैन की समझ में भी आ जाए? इस तरह से आप हमें बताइए। वैसे तो समाज कार्य की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन अगर बहुत संक्षिप्त शब्दों में कहें तो समाज कार्य एक ऐसा व्यवसाय है जो व्यक्तियों, समूहों और समुदायों को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाता है। मुख्य उद्देश्य समाज कार्य का इस प्रकार से है कि वो व्यक्तिगत स्तर पर, सामूहिक स्तर पर और सामुदायिक स्तर पर इस प्रकार से सहायता प्रदान करता है कि व्यक्ति, समूह और समुदाय अपनी सहायता करने में स्वयं समर्थ हो सके। तो हमारे समाज में जो समाज कार्य है वो आमतौर पर हम ये कहते हैं कि जैसे कुछ लोग एनजीओ में काम कर रहे हैं वो समाज कार्य करते हैं और बाकी कुछ लोग अलग तरह से जो काम करते हैं, समाज के हित में काम कर रहे हैं, कोई व्यक्तिगत तरीके से भी काम कर रहा है तो उसको भी बोलते हैं कि समाज कार्य है। क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि जिससे हमारी समझदारी और बढ़े कि समाज कार्य के क्षेत्र कहाँ कहाँ हैं, किस किस तरह से समाज कार्य हमारे समाज में होता है? समाज कार्यकर्ताओं की बात करें पहले तो समाज कार्य में ये डिबेट बहुत शुरू से रही है। माना यह जाता है कि 14वीं शताब्दी से समाज कार्य प्रारंभ हो गया था और तब से आज तक समाज कार्य विभिन्न रूपों में चला आ रहा है। सामान्यतः ये मान्यता है कि समाज कार्य का जन्म जो है वो इंग्लैंड में हुआ और बाद में यूएसए में इसको पाला पोसा गया और तत्पश्चात भारत सहित विश्व के अनेक देशों ने इसमें अपनी रुचि दिखाई है। चूंकि समाज कार्य का जन्म जो है वो चैरिटी से माना जाता है, दान और दया से माना जाता है जो है, इसलिए आज भी ये धारणा बनी हुई कि समाज कार्यकर्ता कौन है। इंडिया में हम देखें तो दो स्ट्रीम्स हमारे सामने नजर आती हैं। एक व्यक्ति वो लोग समाज कार्यकर्ता अपने को कहते हैं जो समाज सेवा के कार्य में लगे हुए हैं। दूसरे वे लोग भी अपने को समाज कार्यकर्ता हैं जिन्होंने समाज कार्य का व्यावसायिक प्रशिक्षण ग्रहण किया है और यहाँ तक कि जो है एक गांधीयन सोशल वर्क के नाम से भी जो है समाज कार्य को जाना जाता है। और दोनों में अगर हम अंतर करना चाहेंगे तो मात्र अंतर केवल शिक्षण और प्रशिक्षण का है। एक और जो गांधीयन समाज कार्यकर्ता हैं या जो अपने को समाज सेवा में समर्पित किए हुए हैं वो भी अपने को समाज कार्यकर्ता हैं और उनका मानना है कि वो लोग हृदय से काम करते हैं, मन से काम करते हैं। दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से समाज कार्य में या तो सर्टिफिकेट कोर्स किया है या डिप्लोमा कोर्स किया है या डिग्री कोर्स किया है और वो चूंकि समाज कार्य की बारीकियों को समझते हैं, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, इसलिए जो प्रशिक्षित समाज कार्यकर्ता हम वो अपने को व्यावसायिक समाज कार्यकर्ता, प्रोफेशनल, जो दोनों तरह के समाज कार्य लोग करते हैं, आपको कौन से वाले समाज कार्य करने वाले लोग ज्यादा जेन्युइन लगते हैं और इसमें कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जो है देखिए, चूंकि समाज कार्य की उत्पत्ति ही जो है वो कंपैशन, चैरिटी, एफिलिएशन से हुई है जो है, इसलिए मेरे समझ में दोनों का मिक्स जो है वो अच्छे समाज कार्य करता है जी। अगर केवल हम समाज कार्य की टेक्निकलिटीज में जाएंगे, टेक्निक्स में जाएंगे, मेथड्स में जाएंगे और अगर हमें जो है वो लोगों के प्रति हम कंपैशनेट नहीं हैं, लोगों की आवश्यकताओं को नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि समाज कार्य में मुख्य रूप से मनोसामाजिक समस्याओं के निराकरण की बात आती है जी। तो जब तक हम हृदय से, मन से कोई काम नहीं करेंगे तब तक रियल सोशल वर्कर बनने में दिक्कत आएगी। सही बात है। हमारी शिक्षा या प्रशिक्षण किस भी स्तर का हो, लेकिन जब तक मानवता के प्रति लगाव नहीं है जो है, सोशल वर्क में जो डिफरेंट हिस्ट्री जब पढ़ाते हैं हम लोग बताते हैं
कि जो दया और दान होता है वो भी ह्यूमन होना चाहिए, व्यक्ति को व्यक्ति मान करके होना चाहिए। इसलिए दोनों का मिक्स जो एक जो रियल सोशल वर्कर या सक्सेसफुल सोशल वर्कर है वो अब मन से भी उसको काम करना होता है और उसको समाज कार्य की प्रणालियों, तकनीकों, निपुणताओं के आधार पर भी काम करना होता है। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आपने बहुत ही खूबसूरत बात कही कि जो भी समाज कार्य हो उसमें अगर कंपैशन वाला जो एलिमेंट नहीं है तो वो समाज कार्य बहुत कारगर हम उसको नहीं कह सकते हैं, या समाज कार्य भी उसको कहें न कहें इस बात पर भी हम सवाल उठा सकते हैं। मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा था उसकी वजह ये थी कि हाल के दौर में जैसे सोशल वर्क एक सब्जेक्ट हमारी यूनिवर्सिटीज में अब पढ़ाया जाने लगा है और इसी के साथ साथ एक बड़ी संख्या में यूनिवर्सिटीज से जो एजुकेशन लेते हैं सोशल वर्क की वो लोग निकल रहे हैं और एक तरह से जो बाजार में या सोसाइटी में जो डिमांड है इस तरह के काम की, यहां से डिग्री लेके उस तरह के काम में वो लोग जुट जाते हैं जिसमें बड़ा पैसा भी मिलता है, नेशनल इंटरनेशनल एनजीओज में उनको काम मिलता है। तो सवाल यहां पर ये है कि जिस कंपैशन की आप बात कर रहे थे, लोग अपना सब कुछ दांव में लगाकर भी समाज में कंपैशन के बल पे लोगों के बीच में जाते थे पहले सोशल वर्कर, अब यह है कि डिग्री लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं और प्रोजेक्ट वर्क जितना चलता है उतना लोग वहां पर काम करते हैं। उसके बाद उनका कंसर्न नहीं है, उनका कंपैशन भी उस तरह से नहीं है, नहीं उनका पैशन है। हाल ये है। तो ये जो डिबेट है कि प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ सोशल वर्क, ये कितना खतरनाक हो सकता है सचमुच के सोशल वर्क के लिए, ये मेरा सवाल है। दरअसल समाज कार्य की शिक्षा का जहां तक सवाल है, भारतवर्ष में बहुत पुरानी नहीं है। 1936 जिसको आजकल हम टिस कहते हैं, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, उसमें उसका नाम जो है सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क था और ये प्रोफेशनल सोशल वर्क की पहली फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मानी जाती है। यानी 1936 में जो है वो समाज कार्य का प्रारंभ भारत में माना जाता है। समाज कार्य के जो शिक्षण देने वाली संस्थाएं वो अधिकतर जो है वो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में हैं और कुछ इंस्टीट्यूट्स भी हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो जिस समय हम लोग पढ़ते थे एक लंबे समय तक जो है 1947 से लेकर के जो है 1936 से 1947 तक केवल टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल जी लगे हाथों आप ये भी बता दीजिए कि आपने किस सन में पढ़ाई की, मास्टर डिग्री की और कहाँ से की, हमारे श्रोता इसको जान के थोड़ा रिलेट भी कर पाएंगे आप। मैंने 1979 में लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया और सोशल वर्क उसमें जो है एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता था। तो 1979 से ही मैं सोशल वर्क मेरा विषय था। 1981 में हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसी समय फिर पीजी में एडमिशन हुआ और 1983 में हमने जो है एमए इन सोशल वर्क कंप्लीट किया। बहुत अच्छा। तो आप जो पुरानी जो बात कर रहे थे उसको प्लीज आप आगे बढ़ाएं। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अगर शिक्षा की दृष्टि से देखें तो 1936 से इसका शिक्षण और प्रशिक्षण दिया जाता है। अब अगर हम देख रहे हैं तो जिसमें मैं बात कर रहा था, जिसमें मैं पढ़ता था, उसमें उत्तर प्रदेश में केवल 3 जगह पर समाज कार्य की शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जाता था। डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क लखनऊ यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज आगरा। मात्र ये 3 संस्थाएं जो है वो समाज कार्य को पढ़ा रही थी जी। आज हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में कम से कम नहीं तो 40 जगहों पर समाज कार्य की शिक्षा दी जा रही है। संभावनाओं की बात तो संभावनाएं समाज कार्य में अपार हैं, इसको कोई निगेट नहीं कर सकता है। लेकिन शैक्षिक स्तर की जब बात करते हैं, जो आप करें कि क्या व्यवसायिक बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की कि जो समाज कार्य का लिटरेचर है, समाज कार्य के मेथड्स हैं, वैल्यूज हैं, फिलॉसफी है, उसको हम ठीक से आत्मसात करें। क्योंकि सोशल वर्क की ओरिजिन इंग्लैंड से मानी जाती है तो हर देश का अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है। भारत में अभी भी जो वस्तुस्थिति है, हम बहुत सारा लिटरेचर जो है वो विदेशों से ले रहे हैं और बहुत सारी बुक्स जो है हिंदी में, अब तो खैर बुक्स उपलब्ध हैं, जब हम लोग पढ़ते थे तो हिंदी में कोई सोशल वर्क की बुक्स नहीं हुआ करती थी। एक केवल बुक हम लोगों को होती थी समाज कार्य दर्शन इतिहास एवं पुरानिया, जो उस समय के विभागाध्यक्ष थे प्रोफेसर मिर्जा रफीउद्दीन अहमद साहब, वो उनकी किताब थी, लेकिन वो भी ऑलमोस्ट हिंदी ट्रांसलेशन थी, इसलिए वो अंग्रेजी से कहीं ज्यादा दुरूह लगती थी। लेकिन आज सौभाग्य की बात है कि काफी हिंदी में किताबें उपलब्ध हैं और बच्चों को पढ़ने में आसानी हो रही है। लेकिन फिर भी साथ ही साथ एक मेन चीज है कि जो स्तर है, शिक्षा का स्तर है, वो कहीं न कहीं से मुझे लगता है उसमें गिरावट आ रही है।
और ये ठीक उसी प्रकार से कि अगर आप बिना तैयारी युद्ध क्षेत्र में उतर जाएंगे आपको युद्ध की रणनीतियां और बारीकियां नहीं मालूम होगी। ये जो सवाल मेरा था वो इस वजह से भी है कि जैसे समाजशास्त्र और समाज कार्य ये विषय लगभग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं एक दूसरे का हिस्सा भी हैं और पूरी तरह से नहीं तो कम या ज्यादा उसको बोल सकते हैं। लेकिन जो मैं बात आपसे कह रहा हूं कि व्यवसायीकरण समाज कार्य का, कोई जा रहा है समाज कार्य करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वो उससे पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, इस काम के लिए वहां जा रहा है। जिन वैल्यूज की आप बात कर रहे थे उन वैल्यूज से वो इक्विप्ड होके या उनसे कोई कंसर्न उसका बहुत ज्यादा नहीं है, तो इस वजह से जाने पर जो समाज कार्य का महत्व है वो कहीं कम तो नहीं होता है, वो सिर्फ कहीं पैसा कमाने का माध्यम तो नहीं बन गया। मेरा सवाल ये था। इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि हर सोशल वर्कर के लिए एक कोड ऑफ एथिक्स होता है, आचार संहिता होती है, और आचार संहिता को आप देखेंगे तो सोशल वर्कर्स की जो आचार संहिता है वो बहुत कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर से मिलती जुलती है। जैसे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए जरूरी है कि वो अपनी फीस तो चार्ज करेगा, लेकिन अगर कोई पेशेंट उसको फीस देने की स्थिति में नहीं है तो वो उसका निःशुल्क उपचार भी करेगा। जस्ट ड्यू टू वांट ऑफ मनी जो है, nobody should be allowed to die। ये बहुत बढ़िया बात आप कह रहे हैं कि एक तरह से समाज कार्य के जो उसूल हैं वो कहीं न कहीं जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं जो प्रोवाइड करते हैं डॉक्टर्स की तरह से हैं। आप देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि आज जैसे हल्द्वानी जिस जगह पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में हॉस्पिटल्स खुल गए हैं और पूरे उत्तराखंड से जहां हॉस्पिटल्स नहीं है, कुमाऊं रीजन से खास तौर पर सारे लोग इलाज करने के लिए यहाँ आते हैं और यहाँ के डॉक्टर सबसे ज्यादा बदनाम है। उनके लिए वैल्यूज हैं, कोड्स एंड कंडक्ट सब उनके लिए है, लेकिन होता क्या है कि जो रिटन रूल्स हैं उनको फॉलो करने की बजाय मुनाफा कमाने की जो प्रवृत्ति है वो हावी होने लगती है। मैं इसी से जुड़ी हुई बात, अगर उसको समाज कार्य माने तो उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में जो एनजीओज हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, वो यहाँ पर रजिस्टर्ड हैं और इसी तरह से देश में देखेंगे तो बहुत सारे रजिस्टर्ड हैं और नेशनल और इंटरनेशनल एनजीओज काम कर रहे हैं। अब वो जो सैलरी देते हैं, पैसा देते हैं, उनमें कई लोगों का काम सिर्फ ये बन जाता है कि वो प्रोजेक्ट ले लें और पैसा कमा लें और उसके अलावा कई तो कागजों में ही दिखा देते हैं। तो जो सोशल वर्क के नाम पे ये अनएथिकल प्रैक्टिसेज जो चल रही हैं, इनके बारे में कभी आपकी नजर जाती है या क्या कहेंगे इस बारे में? ये मेरा चिंता का विषय था। नहीं, बिल्कुल नजर जाती है और दो चीजें महत्वपूर्ण इसमें हैं। एक तो ये कि हर व्यक्ति को कोई भी वो किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी प्रैक्टिस में हो, गवर्नमेंट में हो, नॉन गवर्नमेंट में हो, तो एक तो है जैसे कहा जाता है कि भूखे भजन न हुए गोपाला। जब तक हमारी मूलभूत आवश्यकताएं किसी सोशल वर्कर की खुद की पूर्ति नहीं होंगी तब तक वो दूसरों का भला अच्छे मन से नहीं कर पाएगा। और जहां तक ये है कि कमर्शलाइजेशन की बात है तो प्रोफेशनलाइजेशन इज द गुड थिंग, लेकिन कमर्शलाइजेशन इज वेरी बैड थिंग। केवल पैसा कमाने का माध्यम समाज कार्य नहीं हो सकता है। और हमारी समझ में अगर अच्छा प्रैक्टिशनर है, जो आपने हॉस्पिटल्स की बात की है कि यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, हॉस्पिटल्स में मेडिकल और साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स के पद भी होते हैं और उनका काम यही है कि मेडिकल पार्ट तो मेडिकल डॉक्टर देखेगा, उसमें सोशल उनका काम काउंसलिंग वगैरह का जी। लेकिन जो सोशल वर्कर्स का मेन काम है कि जो पेशेंट वहाँ पे आ रहे हैं, उनके साथ तीमारदार उनके आ रहे हैं, घर के लोग आ रहे हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको किस प्रकार की समस्याएं हैं, या पेशेंट्स को डॉक्टर ठीक समय से देख रहा नहीं देख रहा, दवाइयाँ बहुत महंगी तो नहीं, वो अफोर्ड कर पा रहे नहीं कर पा रहे। यहाँ पे सोशल वर्कर का रोल अहम हो जाता है और यहाँ पर समाज कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि वो पेशेंट्स को या उनके परिवार के लोगों को इस तरीके से फैसिलिटेट करें कि उनकी समस्याएं कम हो सकें। तो एक टेंशन वाला माहौल होता है या बर्डन वाला माहौल होता है, उसको कम करना, काउंसलिंग करना, ये समाज कार्यकर्ताओं का प्राथमिक दायित्व बन जाता है। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आप बहुत ही खूबसूरत बात हमें बता रहे हैं कि जो समाज कार्य के अलग अलग पहलू हैं और समाज कार्य के सामने, समाज कार्य करने वालों के सामने या समाज कार्य के जो उसूल हैं उसके सामने किस किस तरह की चुनौतियां हैं और किस तरह से एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता समाज के साथ अपने जुड़ाव को दिखा सकता है या समाज को आगे बढ़ने में मददगार हो सकता है, ये बातें आप हमसे कर रहे हैं। इस बातचीत को हम और आगे बढ़ाना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे लिसनर्स अभी इस रेडियो को सुन रहे हैं हमारे, और जिन्होंने अभी रेडियो ऑन किया होगा, उनकी जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से बता दूं कि 91.2 FM पर आप सुन रहे हैं बदलते शहर की धड़कन, हेलो हल्द्वानी। मैं हूं भूपेंद्र सिंह और ये हमारा खास प्रोग्राम है मुलाकात। और इस प्रोग्राम में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क के प्रोफेसर राजकुमार सिंह। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, मैं लौट के
एक बार फिर से आपके पास आता हूं। जो बातचीत इससे पहले हमारी चल रही थी, आपने बड़े विस्तार से बताया कि सोशल वर्क का हमारी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है, जो सोशल वर्कर है उसमें किस तरह का पैशन, कंपैशन होना चाहिए, और इसकी एक तरह से उत्पत्ति कहाँ, इसका विकास ज्यादा हुआ, कैसे यूरोप में ये फला फूला और उसके बाद पश्चिम में पूरा अमेरिका तक ये फैला, और हिंदुस्तान में भी सोशल वर्क की जड़ें आपने तलाशने की कोशिश की। अब मैं लौट के आपके पास आना चाहता हूं। आपको आज हिंदुस्तान में जो सोशल वर्क हमारा है उसके मेन ट्रेंड्स क्या क्या दिखाई देते हैं? पूरे हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं। और उस सोशल वर्क के क्या कोई रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशंस या रिप्रेजेंटेटिव इंडिविजुअल्स आपको याद आते हैं जिनको आप कोट करना चाहेंगे? ये जानना हमारे लिए भी और हमारे लिसनर्स के लिए भी मुझे लगता है काफी अच्छा रहेगा। ओपन जी, देखिए, हर व्यवसाय की कुछ मापदंड होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, और जो भी सब्जेक्ट इन पैरामीटर्स को फुलफिल करता है उसी को हम व्यवसाय की संज्ञा देते हैं। जो आपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, सोशल वर्क के भी अपने प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। शुरू में हम देखें तो 1960 में आसवी बना, एसोसिएशन ऑफ स्कूल्स ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, और इसने अपना काम शुरू किया, सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों को अवसर प्रदान करना कि सोशल वर्क के जो एजुकेटर्स और प्रैक्टिशनर्स दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आकर के अपने व्यूज को आदान प्रदान कर सकें। उसी प्रकार से इसमें प्रेजेंट में जो है वो नेफ्सी बना हुआ है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क इन इंडिया। ये इधर विगत 3-4 साल से जो है अपनी सोशल वर्क की कांग्रेस भी आयोजित कर रहा है। इस बार भी 1 से 3 नवंबर के बीच दिल्ली में जो है कांग्रेस आयोजित हो रही है। तो इस प्रकार से नेफ्सी वर्तमान में जो है वो काफी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ डिपार्टमेंट और स्कूल्स के लेवल पर भी ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं जो अच्छा कर रहे हैं। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, जो आप ये बातें बता रहे हैं, ये एक तरह से जो सोशल वर्क के प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनकी बातें बता रहे हैं। मेरा इंटरेस्ट थोड़ा इस बात में भी ज्यादा है कि जैसे आपने शुरुआत में जिक्र किया था, बहुत सारे गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे यहाँ पर काम कर रहे हैं। अगर गांधी के रोल को देखें तो गांधी ने सोशल वर्क को एक नए मायने अपने जीवन काल में भी दिए, और बाद में उनके फॉलोअर्स भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। अब वो कैसा अच्छा या बुरा जैसा भी काम कर रहे हैं, वो एक क्रिटिकल स्क्रूटनी का एक सब्जेक्ट अलग हो सकता है। मैं जानना चाह रहा था कि जैसे गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसी तरह से और भी कई जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन पे जो आपकी नजर जाती हो, और उनके बारे में इस तरह के कोई रिप्रेजेंटेटिव, उनके फेसेस, कोई चेहरे उनके जो आप बताना चाहें हमें। देखिए, इसमें अधिकतर लोग एनजीओ सेक्टर में ही काम कर रहे हैं, और इसमें जैसे बचपन बचाओ आंदोलन है जो है, और प्रैक्टिशनर्स एक दुर्भाग्य सौभाग्य जो भी आप समझिए जी, सोशल सर्विस के फील्ड में बहुत सारे जो है प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स देखने को नहीं मिलते हैं। एक ही जो एक्सेप्शन हमको लगता है वो मेधा पाटेकर जी हैं, जो दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क में जो है वो रीडर थी, दिल्ली या टाटा बॉम्बे में जी, टाटा इंस्टीट्यूट में थी जो है। और उसके बाद जो है वो फिर जो है प्रैक्टिस के फील्ड में जो है खुद ही जो है, और नर्मदा बचाओ आंदोलन को इतने सालों से चलाया, नर्मदा बचाओ आंदोलन को चलाया जो है। मैंने उनका एक लेक्चर जो है वो सुना था अमेरिकन एम्बेसी में, तो उसमें सोशल वर्क का एक मेथड सोशल एक्शन भी होता है, जिसमें हम अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना, प्रदर्शन, घेराव, हमारे हिंसात्मक रूप से जो भी मीन्स हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने अपने लेक्चर में एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं शायद अकेली हूँ इंडिया भर में जो सोशल वर्क की प्रोफेशनल फ्रेटर्निटी से हूँ, और मैंने छोटे से मेथड को जो है वो अपनाया है। मेरे पास अब जगह नहीं, इतनी हमें जो है ट्रॉफी, इतने जो है अवार्ड, इतने मेडल्स मिले हैं कि मैं अपने घर में रख पाऊँ। तो अगर भारतवर्ष में 1-2% लोग भी प्रोफेशनल जो लोग हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, वो अगर प्रैक्टिस के फील्ड में आकर के कुछ करें तो शायद भारत बदल जाएगा। तो ये बात सही है कि जो प्रोफेशनल सोशल वर्कर्स हैं वो प्रैक्टिस के फील्ड में बहुत जी, आपने बहुत खूबसूरत बात कही। और मेधा पाटकर जैसी जो हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती है, और उन्होंने अपने काम के बल पे लोगों के साथ अपने जुड़ाव की वजह से लंबे अरसे से एक आंदोलन चला रही है, नर्मदा बचाओ आंदोलन। सोशल वर्क के आप प्रोफेसर हैं, तो आपने उस लैंग्वेज में भी बता दिया कि मेधा पाटकर भी कहीं न कहीं एक तरह से सोशल वर्क की वो स्टूडेंट रही है, और उन्होंने सोशल वर्क को पढ़ाया भी है, और उसके बाद उन्होंने जो एक्शन सोशल वर्क में होता है उस एक्शन के काम में वो जुटी रही। इसी का जो दूसरा पहलू है, जैसे उत्तराखंड में अभी आप हैं, हल्द्वानी में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के भी बहुत ही मशहूर यहाँ के जो पर्यावरणवादी कार्यकर्ता हमारे रहे हैं, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट, ये लोग भी लगातार समाज से जुड़े हुए काम करते रहे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था। और इसके अलावा जैसे जो गांधीयन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे गांधी पीस फाउंडेशन है, जैसे गांधी निधि है, जैसे गांधी स्मृति है, इसमें भी कई तरह के लोग, अभी अनुपम मिश्र हमारे बीच से चले गए जो लंबे अरसे तक इसमें काम करते रहे। तो मैं इस तरह
तरह के जो चेहरे और जो नजर आते हैं साउथ की तरफ से कुछ और होंगे, उनके बारे में कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरी जो नजर वो अधिकतर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर ही जाती है जी। और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का भी अगर थोड़ा सा क्रिटिकल हम देखना चाहें, क्योंकि वो भी चूंकि समाज से जुड़ा हुआ है मामला, तो कई प्रकार के प्रोफेशनल्स हमको नजर आते हैं। एक तो वो प्रोफेशनल्स हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में या स्टेट यूनिवर्सिटीज में हैं, जहाँ पर उनको सारी सुविधाएं पूरा स्केल मिल रहा है। दूसरे और सोशल वर्क में वो एजुकेटर्स भी हैं जो पर लेक्चर बेसिस पे पढ़ा रहे हैं। अब आप सोशल वर्क की एजुकेशन पे बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सीधे इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे पड़ा है। और तीसरे उस प्रकार के जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए जब हम क्लासरूम में जाते हैं तो हम टीचर हैं, नाइदर लेस नॉर मोर। उसको ये नहीं पता होता है कि हम रेगुलर स्केल में प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं या कॉन्ट्रेक्टर हैं, पर लेक्चर बेसिस पे हैं। और ये शायद चूंकि टीचर्स की अपनी खुद की मूलभूत आवश्यकताएं नहीं पूरी हो पाती, तो जो आपने थोड़ा सा शुरू में बीच में कमर्शलाइजेशन की ओर इशारा किया था, तो उसका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी कमर्शलाइजेशन कर रही है। खतरा है। हाँ, अधिकतर जो है विभागों में जहाँ पे समाज कार्य की शिक्षा दी जा रही है, उनको ही जो है वो नॉन सोशल वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है। कभी सोसालजी में सोशल वर्क खोला जा रहा है जी, कभी मैनेजमेंट के लोग, कभी रूरल डेवलपमेंट के लोग। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आप बिल्कुल पते की बात कह रहे हैं। और समाज कार्य को लेकर जनरली ये कहा जाता है या हम मानते हैं कि समाज कार्य जो भी कर रहा होगा, अगर लोगों को उनके अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं कहीं पर, अगर लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा है कहीं पर, अगर लोगों का जो सम्मान है, आत्मसम्मान है, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए वो संघर्ष करेगा या उनको वो दिलवाएगा, कहीं न कहीं उनकी सेवा करेगा, ये मान्यता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि समाज कार्य जो लोग पढ़ रहे हैं, जिनको समाज की बेहतरी के लिए अपना काम करना चाहिए था, और वो कहीं खुद ही इसके शिकार तो नहीं हो गए हमारी यूनिवर्सिटीज में? दूसरा तो एनजीओ की हालत में जानता हूं कि वहां तो दुनिया भर के अधिकारों के लिए जो कार्यकर्ता हमारे दोस्त लोग हैं वो नारे लगाते रहते हैं, हर तरह का काम करते हैं, लेकिन उनके अंदर ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप देखेंगे तो वहां उनकी बड़ी बुरी हालत होती है, न उनको पूरा पैसा मिलता है। ये जो सिनेरियो, शायद इसकी बात आप कर रहे हैं। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एनजीओ की बात कर रहे हैं, एनजीओ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, इनकी फंक्शन जो है नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे होती है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर आप डेटा को भी देखेंगे तो बहुत सारे एनजीओ जो वो जियोज होते चले जा रहे हैं। जियोज इन द सेंस कि वो अपने सर्वाइवल के लिए गवर्नमेंट पर ही डिपेंड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, उससे में वो अपना तीन तिकड़म में लगे रहते हैं। तो जो रियल सेंस ऑफ सर्विस है वो कहीं न कहीं जो है प्रभावित हो रहा है। दूसरे सोशल वर्क पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मैं 3 शब्दों पे बहुत जोर देता हूँ जो एक सोशल वर्कर के लिए आवश्यक होती है। एक तो है एपैथी, दूसरा सिंपैथी है और तीसरा एम्पैथी है। सोशल वर्कर के लिए एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। वो चाहे सोशल सर्विस प्रोवाइडर्स हो, चाहे सोशल वर्क सर्विसेज प्रोवाइडर्स हों, अगर उनमें एम्पैथी नहीं है, एम्पैथी से हमारा आशय है कि जब तक वो क्लाइंट के प्लेस पे अपने को रख के नहीं देखेंगे, संवेदना के समान धरातल पर खड़े हो जाएं, जैसा आप महसूस कर रहे हैं वैसा मैं महसूस करने लगूं। एम्पैथी, ये बहुत खूबसूरत आप बात कर रहे हैं सोशल वर्क की। जाके पाँव न गई बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जी, बहुत अच्छा। ओनली द बीरर्स नो वेयर द सूप इंचेस। बिल्कुल सही बात। ये जब तक जो है वो सेंस नहीं होगा, ये फीलिंग जब तक नहीं होगी सोशल वर्कर में, तब तक इस कमर्शलाइजेशन को हम रोक नहीं पाएंगे। जी, बहुत खूबसूरत बातें आप बता रहे हैं सोशल वर्क के बारे में। अब मेरी एक उत्सुकता और आगे बढ़ते जा रही है, क्योंकि आप इस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं। जैसे हाल के दौर में आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर भी है। वहां से हर जो कॉर्पोरेट हाउस है हमारे देश में, वो कितना ही कारनामे क्यों न करे, वो चाहे देश के लोगों को लूट ले या कुछ और काम कर ले, अभी बहुत सारे लोग इसमें कितने चर्चित या कुख्यात हुए हैं ये आपको मालूम है, और दूसरी तरफ उनको कुछ % सोशल वर्क के लिए उनको देना होता है। अब काम ये हो गया है कि उन्होंने अपने ही ऑर्गेनाइजेशंस कुछ बना लिए हैं और उन्हीं को वो पैसा देते रहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी खोल ली, उन्हीं को पैसा देते रहते हैं। ये जो खतरा है, एक तरफ तो सरकार ने कंपल्सन उनके सामने कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उस पैसे को अपनी तरह से ही वहां भी खपा जा रहे हैं, उसमें टैक्स भी बचा के लेके जा रहे हैं। तो ये जो टेक्निकलिटीज हैं हमारे देश में सोशल वर्क को रेगुलेट करने के बारे में अगर कभी सवाल उठे, तो इस तरह का जो कॉर्पोरेट का पैसा आना, अपने हित में ही उनका इस्तेमाल करके ले जाना, ये जो पिक्चर है, इस बारे में कोई आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबको हम एक साथ तो ब्रांडिंग नहीं कर सकते हैं। जी, कुछ लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और सोसाइटी को काफी फायदा भी हो रहा है। और ये शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि वो अपनी जो भी इनकी इनकम होगी उसका 2% जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करेंगे। ये जो भी खर्चे करते हैं, जैसे आपने कहा कि वो दूसरे तरीके से अपना टैक्स सेव कर रहे हैं,
लेकिन हर चीज का एक ऑडिट भी होता है। तो जो लोग ऑडिट में लगे हुए हैं, जब तक वो ईमानदार नहीं होंगे तब तक तो ये परंपराएं चलती रहेंगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पूरे कुएं में अगर भांग पड़ी हो तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अगर कुएं में भांग नहीं हो नहीं, तो मेरा ये मानना है कि एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द मैन एंड एवरीथिंग इट्स विद द मैन। अच्छा। तो अगर मैन अपने आप में मैन है, मैन से हमारा ऐसे है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्त्री व्यक्ति पुरुष है, कोई कोई भी व्यक्ति जिसमें ईमानदारी है, कर्मठता है, सिंसियरिटी है जो है, तो वही वो इसको रोक सकेगा। बाकी नियम कानून तो बहुत बने हुए हैं, नियमों कानूनों को अगर सही पालन बात करने है। वाले लोग नहीं हैं, हाँ। तो नियमों कानूनों का पालन नहीं कर पाते जी हैं। जी। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आप तो सोशल वर्क यानी सोशियोलॉजी आपका लगभग मिले हुए डिसिप्लिन्स हैं, तो आपने कहा कि व्यक्ति को आप ज्यादा महत्व दे रहे हैं। अगर जो सोशल थिंकर्स भी हैं, अगर उनकी बात करें तो उसमें आप ये देखिएगा कि कुछ लोगों का मानना है कि अगर व्यक्ति बदलेगा, जैसे गांधी हमारे यहाँ भी बोला करते थे, या जो सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं उनका भी ये कहना है कि व्यक्ति बदलेगा तो समाज बदलेगा। एक धारा ये कहती है, लेकिन दूसरी धारा ये भी कहती है कि समाज में जो स्ट्रक्चर एंड एजेंसी की जो डिबेट है, कि जो स्ट्रक्चर ही समाज का अगर ऐसा है, समाज की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जो स्थितियां हैं अगर वो एक खास तरह की बनी हुई है, तो उसमें एक व्यक्ति बहुत कुछ कर नहीं सकता है। जैसे अगर आप एक राजतंत्र में रह रहे हैं तो सिर्फ एक व्यक्ति बहुत कुछ नहीं कर सकता है, कुछ जरूर कर सकता है। अगर आप एक खास तरह की अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं तो एक व्यक्ति सब कुछ एक दिन में कुछ नहीं कर सकता है, कुछ कर जरूर सकता है। तो ये जो स्ट्रक्चर एंड एजेंसी का जो द्वंद्व है, आप कह रहे हैं कि व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, तो थोड़ा इस कॉन्टेक्स्ट में उसको आप एलेबोरेट करना चाहेंगे? अभी महात्मा गांधी जी का नाम आपने स्वयं लिया। महात्मा गांधी जी हमारे सामने एक एग्जाम्पल के रूप में है कि एक व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। और चैरिटी बिगिंस एट होम। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, हम हर समय अगर सिस्टम को कोसते रहे, सरकार को कोसते रहे, और हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते हैं, तो फिर सरकार और सिस्टम नहीं बदल पाएगी। हमें देखना पड़ेगा अल्टीमेटली सोसाइटी है क्या। सोसाइटी तो सामाजिक इकाइयों को बना के मिलती है जी। और उसमें जो है मनुष्य ही उसकी प्राइमरी यूनिट है। तो अगर व्यक्ति बदलेगा तो निश्चित रूप से हमारा मानना है कि समाज और संस्थाएं बदलेंगे। लेकिन देखिए, एक कहावत है कि इफ यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन देन यू हैव आल्सो टू पे द कास्ट ऑफ योर ऑनेस्टी। क्या हम अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करने के लिए तैयार हैं? क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि हम सही और प्रॉपर चैनल से ही काम करेंगे? हम अपने तात्कालिक लाभ के लिए किसी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी प्रकार की घूस, किसी प्रकार का सुविधा शुल्क नहीं देंगे। अगर व्यक्ति ये तय कर लेता तो ऐसा नहीं कि समाज में इनका काम नहीं होता। सरकारी ऑफिसों का आप देख सकते हैं, कार्यालयों का देख सकते हैं। जो लोग पैसे देके काम करवाते हैं उनका भी काम होता है, जो लोग पैसा नहीं देते उनका भी काम होता है। ये है, उनके काम में देर सवेर लगती है। तो अगर व्यक्ति बदल जाए, व्यक्ति के मौलिक बदल जाए जो है, तो ऐसा नहीं कि समाज नहीं बदल सकता, टाइम लग सकता है। और एक सामाजिक कार्यकर्ता का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप ये बात हमें बता रहे हैं। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, अब हम इस बातचीत को समेटने की तरफ बढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग बातें आपने हमें सोशल वर्क के बारे में बताई, और सोशल वर्क के बारे में आपकी क्या राय है इस बारे में भी आपने हमसे बातचीत की, और सोशल वर्क को किस किस एंगल से देखा जा सकता है ये भी हमने चर्चा यहाँ पर की। अब जाते जाते अगर आपको लग रहा हो कि कोई बात छूट गई हो, जो बात होनी चाहिए थी, तो वो बात हमसे साझा कर सकते हैं। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे जो सोशल वर्कर्स हैं, वो चाहे एजुकेशन के फील्ड में, चाहे प्रैक्टिस के फील्ड में, जहाँ कहीं हैं, अगर वो अपनी ईमानदारी और कर्मठता से जो है समाज के लिए कुछ करेंगे, जो है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल करके, तो निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। और समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, शोषित किए जाने योग्य वर्ग हैं, दबे पिछले जो वर्ग हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा और समाज कार्य का भी उन्नयन होगा। प्रोफेसर राजकुमार सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की सामाजिक कार्य के बारे में, सोशल वर्क के बारे में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ जो हमारे लिसनर्स हमारे इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा खास प्रोग्राम मुलाकात अभी आप सुन रहे थे, और हमारे बीच में थे समाज कार्य में उत्तर भारत के एक जाने माने प्रोफेसर समाज कार्य के, लखनऊ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाते हैं, प्रोफेसर राजकुमार सिंह। प्रोफेसर राजकुमार सिंह ने सोशल वर्क के बारे में हमसे बहुत सारी बातें की, और ये बातें हमारे जितने भी श्रोता हैं उनके लिए मुझे लगता है कि सोशल वर्क को समझने का एक नजरिया इन बातों को सुन के उन्हें मिला होगा। और खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं सोशल वर्क के, उनके लिए ये बातचीत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। आप लोग इतनी देर तक हमारे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े रहे, हमें सुनते रहे, आपने प्रोफेसर राजकुमार सिंह को हमारी इस बातचीत में सुना। तो इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह आप सबसे विदा लेता हूं। आप इतनी देर तक हमारे साथ जुड़े रहे, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।